नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन सिंघल और आपका स्वागत है हमारे चैनल सिंगल कॉमर्स ई क्लासेस अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ कॉमर्स एजुकेशन। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है शेयर। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शेयर, काइंड्स ऑफ शेयर, फीचर्स ऑफ शेयर्स के बारे में। तो गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि आज की इस वीडियो को आप समझने से पहले जो हमने रिसेंटली 2 वीडियोस और बनाई थी, जो कि बनाई थी हमने मीनिंग ऑफ कंपनी एंड काइंड्स ऑफ कंपनी के बारे में। तो गाइस, पहले आप उन दोनों वीडियोस को जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो और जो हमारी जो पहले की दोनों रिसेंटली वीडियो थी वो दोनों आपस में इंटर कनेक्टेड हैं, यानी कि वो वीडियो का लिंक इस वीडियो से भी जुड़ा हुआ है। तो आप अगर उन दोनों वीडियो को अच्छे से समझेंगे, देखेंगे और उसकी मीनिंग को समझने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि ये आपस में इंटर कनेक्टेड है। तो आइए गाइस, हम बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक शेयर के बारे में। तो गाइस, जैसे कि हम जानते हैं शेयर्स के बारे में जनरली आप लोगों ने किसी भी कंपनी की जो कैपिटल होती है उसके रूप में शेयर का नाम सुना होगा या शेयर मार्केट के बारे में सुना होगा। तो आज हम आपको समझाते हैं कि शेयर क्या होता है और इसको हम कैसे इशू कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हम मीनिंग ऑफ शेयर की। तो जब मीनिंग ऑफ शेयर की बात आती है तो हम ये कह सकते हैं कि शेयर इज अ यूनिट in which capital of the company is divided. Each share has its nominal and face value. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कंपनी की कैपिटल को जब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो वो जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको हम शेयर कहते हैं। और जैसे कि हर एक आइटम या हर एक वस्तु की अपनी एक वैल्यू या कीमत होती है, उसी तरीके से शेयर की भी अपनी एक वैल्यू होती है जिसको कि हम फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम जो शेयर्स की बात करते हैं गाइस, तो शेयर हमारा क्या हो गया, एक किसी भी कंपनी की जो कैपिटल है उसको जो हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको हम शेयर कहते हैं। और हर एक शेयर की अपनी एक वैल्यू होती है जिसको कि हम फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कहते हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए जो शेयर्स, काइंड्स ऑफ शेयर, फीचर्स ऑफ शेयर, इन सब के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से, कंसोलिडेटेड रूप में स्लाइड्स के थ्रू आपके लिए हमने तैयार किया है। तो आइए हम समझते हैं शेयर्स को डिटेल में, इनके काइंड्स के बारे में और इनके फीचर्स के बारे में। तो गाइस, हमारी जो आज की वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है क्योंकि हमारी जो आगे की भी जो हमारी वीडियोस होंगी वो भी हमारी इस पर डिपेंडेबल है और आपके लिए बहुत फायदेमंद और यूजफुल होने वाली है। तो इसको आप शुरू से लेकर एंड तक बहुत ध्यान से समझ के आप इसको देखें और जो भी जरूरी चीजें हैं उनको आप अपने पास नोट करके रखें ताकि आप उसको आसानी से और अच्छे से समझ सकें। तो आइए गाइस, हम समझते हैं मीनिंग ऑफ शेयर के बारे में, काइंड्स ऑफ शेयर के बारे में और फीचर्स ऑफ शेयर के बारे में। वो है हमारा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में और मीनिंग ऑफ शेयर। तो गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं, जैसा आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, सोर्सेस ऑफ कैपिटल ऑफ ए कंपनी। यानी कि हम यहाँ देखते हैं कि किसी भी कंपनी की जो कैपिटल है उसके जो सोर्सेस हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो जैसा आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि किसी भी कंपनी की कैपिटल के जो सोर्सेस होते हैं उसमें हमारा सबसे पहले आता है शेयर, डिवेंचर, टैप्ड कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग। यानी कि किसी भी कंपनी की जो कैपिटल के सोर्सेज है वो आपको इन 4 तरीकों से कलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ शेयर्स के बारे में। तो गाइस, जैसे कि हमने आपको बताया कि मीनिंग ऑफ शेयर में, तो आपकी स्क्रीन पर देखिए जैसे यहाँ पे दिया है, कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ इक्वल डेनोमिनेशंस, ईच ऑफ यूनिट कैरीज अ फिक्स अमाउंट, दिस यूनिट्स आर नोन एज शेयर। तो हम यहाँ कह सकते हैं एक तरीके से कि किसी भी कैपिटल को जो हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हर यूनिट की अपनी एक फिक्स अमाउंट होता है जो कि नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू के रूप में होती है और उस यूनिट्स को ही हम शेयर कहते हैं। अदर वर्ड्स में अगर हम समझें तो हम ये कह सकते हैं कि शेयर इज ए यूनिट इन विच कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। यानी कि शेयर एक ऐसी इकाई है जो कंपनी को छोटी छोटी इकाइयों में, कंपनी की कैपिटल को छोटी छोटी इकाइयों में डिवाइड करती है। ईच शेयर हैज इट्स नॉमिनल और फेस वैल्यू।
यानी कि प्रत्येक शेयर जो होता है उसकी अपनी एक नॉमिनल या एक फेस वैल्यू होती है। जैसे कोई भी आइटम होता है, कोई भी वस्तु होती है तो उसकी अपनी एक वैल्यू होती है, उसी तरीके से शेयर की भी अपनी एक वैल्यू होती है। शेयर में बी डिफाइंड एज वन ऑफ द यूनिट्स इनटू विच द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि शेयर में भी डिफाइन, अगर हम शेयर को डिफाइन करें तो द यूनिट्स यानी कि एक इकाई होती है इनटू विच द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड, यानी कि जो कंपनी कैपिटल को अलग अलग डिवाइड करती है। होल्डर्स ऑफ दी शेयर्स आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स और मेंबर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि ये जो शेयर्स होती हैं उनके जो होल्डर्स होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, शेयर होल्डर्स या मेंबर्स ऑफ द कंपनी। यानी कि जो पर्सन शेयर्स को लेते हैं या जो पर्सन शेयर्स को लेके अमाउंट या मनी के रूप में पैसा कैपिटल कंपनी को देते हैं तो वो कंपनी के लिए कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स, जिनको हम मेंबर्स ऑफ द कंपनी भी कहते हैं। तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि किसी भी कंपनी की जो कैपिटल होती है जब उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और वो हर पार्ट्स एक अपनी फिक्स अमाउंट रखता है, अपनी वैल्यू रखता है, तो उस यूनिट्स को ही हम शेयर कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझें तो हम यहाँ देखते हैं कि भाई टोटल कैपिटल ऑफ सिंगल लिमिटेड इज ₹1 करोड़, यानी कि जो सिंगल लिमिटेड की टोटल कैपिटल है वो हमारी 1 करोड़ है। अब डिवाइडेड इनटू 10 लाख यूनिट्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कि हमने इस 1 करोड़ रुपीस की कैपिटल को 10 लाख यूनिट्स में डिवाइड करा और हर एक यूनिट की वैल्यू रखी 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईच यूनिट ऑफ ₹10, यानी कि जो हर यूनिट है उसकी वैल्यू क्या हो गई 10 और विल बी कॉल्ड शेयर, यानी कि हम उसको क्या कह सकते हैं, शेयर, जो कि कितने का हो गया, एक 10 रुपीस का। यानी कि अगर किसी कंपनी की कैपिटल 1 करोड़ रुपए की है और अगर हमने उसको 10 लाख यूनिट्स में डिवाइड किया है तो हर यूनिट हमारा 10 रुपीस का हुआ और जो ये हर यूनिट है इसी को ही हम शेयर बोलेंगे, यानी कि हर शेयर की जो वैल्यू हो गई वो 10 रुपीस की हो गई। तो द वैल्यू ऑफ ए शेयर इज प्रिंटेड ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट, यानी कि जो हर शेयर की जो अपनी एक वैल्यू होती है जिस सर्टिफिकेट के अंदर वो प्रिंटेड रहती है, जिसमें उसको शो किया जाता है, उसको हम शेयर सर्टिफिकेट कहते हैं। तो गाइस इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि शेयर का कॉन्सेप्ट हो गया कि किसी भी कंपनी की कैपिटल को जब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो वो जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको हम शेयर कहते हैं और हर शेयर की अपनी एक वैल्यू होती है जिसको हम फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू के नाम से जानते हैं। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा काइंड्स ऑफ या टाइप्स ऑफ या क्लासेस ऑफ शेयर, यानी कि हम कह सकते हैं कि चाहे हमारे काइंड्स की बात की जाए, टाइप्स की बात की जाए या क्लासेस की बात की जाए किसके, शेयर्स की, यानी कि हम यहाँ पे अब शेयर्स के प्रकार के बारे में जानेंगे कि शेयर कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कितने काइंड्स के होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 prescribes that share capital of a company can be 2 types or classes of share, यानी कि हम कह सकते हैं कि चाहे हम कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 43 की बात करें या उससे पहले कंपनी एक्ट 1956 की बात करें कि जो शेयर कैपिटल होती है उसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं या ये कह सकते हैं कि जो शेयर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर्स और सेकंड होता है हमारा इक्विटी शेयर, यानी कि अगर हम काइंड्स ऑफ शेयर की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ शेयर हो जाते हैं हमारे यहाँ पर, एक फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर और सेकंड इक्विटी शेयर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। तो गाइस जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में हमने यहाँ पे दिया है आपको, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 सबसेक्शन बी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 preference shares are those shares which have the following 2 preferential rights, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो शेयर्स होते हैं जिनको कि ये 2 राइट्स होते हैं। कौन कौन से हैं वो 2 राइट्स? तो सबसे पहले आता है they have a right to receive dividend a fixed rate before any dividend is paid on the equity share, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको जो डिविडेंड दिया जाता है, उनको जो डिविडेंड प्राप्त होता है वो इक्विटी शेयर से पेमेंट करने के पहले दिया जाता है, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड बाद में दिया जाएगा, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है। तो प्रेफरेंस शेयर्स का पहला राइट क्या है कि इनको जो डिविडेंड पे अधिकार है, इनको जो डिविडेंड पे राइट है वो इक्विटी शेयर से पहले दिया जाता है।
सेकंड है राइट टू रिसीव रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बिफोर दैट ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ कह सकते हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इनका जो पेमेंट होता है, जो कंपनी की वाइंडिंग अप के समय अगर इनका पेमेंट किया जाता है तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर का पेमेंट होगा, उसके बाद इक्विटी शेयर्स होल्डर का पेमेंट किया जाता है। यानी कि जो पहले पेमेंट होगा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का होगा। जैसे इनके नाम से पता है प्रेफरेंस मतलब इनको पूर्व अधिकार है, तो इसका मतलब किस चीज का अधिकार है, दो राइट है इनको। पहला राइट ये है कि इनको जो डिविडेंड होगा वो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले दिया जाएगा, और उसी तरीके से जो इनको पेमेंट किया जाएगा कैपिटल में वो भी इक्विटी शेयर होल्डर से पहले किया जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स और क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। यानी कि अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स की, कि प्रेफरेंस शेयर कितने टाइप के होते हैं, उनको हमने कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स विच आर एज फॉलोज। यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर्स को हमने अलग अलग टाइप्स में बांटा है, तो हमने उनको कुछ बेसिस के आधार पर अलग अलग टाइप्स में बांटा है। जैसे सबसे पहले आपके सामने है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डिविडेंड। यानी कि यहाँ पे हम प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को जो बांट रहे हैं वो हम डिविडेंड के आधार पर रहे हैं, उनके लाभांश के आधार पर, यानी कि जो डिविडेंड उनको हम देते हैं उनके आधार पर। तो इसमें हमारे पास ये टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और सेकंड होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो फर्स्ट हम बात करते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे देखिए, इफ देयर आर नो प्रॉफिट इन 1 ईयर एंड द areas of dividends are to be carried forward and paid out the profit of the subsequent years, the preference share is said to be cumulative preference share। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि cumulative preference shares का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए किसी ईयर में कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है और उस कंडीशन में जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनका जो डिविडेंड होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफर कर दिया जाए, यानी कि नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में से उनको पिछले ईयर का जो डिविडेंड है वो दिया जाए। तो जो ऐसे डिविडेंड, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको हम क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। यानी कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या हुआ कि ये वो प्रेफरेंस शेयर है जिनको अगर करंट ईयर में डिविडेंड नहीं मिल पाता है तो इनका जो डिविडेंड है वो नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में से दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो जैसे कि ये इसके अपोजिट हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि इफ प्रेफरेंस शेयर डू नॉट कैरी द राइट टू रिसीव एरियर्स ऑफ डिविडेंड एंड अनपेड डिविडेंड लैप्स, द शेयर इज सेड टू बी नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। यानी कि नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनको कि अगर करंट ईयर में डिविडेंड का पेमेंट हो गया तो ठीक, अगर उनको करंट ईयर में डिविडेंड का पेमेंट नहीं हो पाता है तो जो उनका डिविडेंड होगा वो नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर नहीं होता है। यानी कि जो उनका अनपेड डिविडेंड होता है वो हमारा क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है। वो अमाउंट उनको अब नहीं मिलता है, वो पैसा उनका एक तरीके से मारा जाता है। यानी कि उनको अब करंट ईयर में अगर प्रॉफिट नहीं हुआ कंपनी को तो उनको जो डिविडेंड होगा वो नहीं दिया जाएगा, उनको उसका पैसा नहीं मिलेगा, उनका जो अनपेड डिविडेंड है वो लैप्स हो जाएगा। तो ऐसे शेयर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर डिविडेंड के आधार पर इनको डिवाइड किया जाए प्रेफरेंस शेयर्स को तो ये टू टाइप्स में कर सकते हैं, एक क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और एक नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो नेक्स्ट आता है गाइस हमारा टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट। तो अगर हम पार्टिसिपेशन के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास दो होते हैं शेयर। पहला होता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरा होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। तो फर्स्ट हम बात करते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स की। तो गाइस जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर एंटाइल्ड फॉर ए डिविडेंड एट ए फिक्स रेट। यानी कि हम जनरली अगर देखें तो जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको एक फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाता है। बट समटाइम्स these shareholders are also entitled to participate in that surplus profit which remains even after the payment of dividend to equity shareholders। लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं
जिनको कि अपने फिक्स रेट से डिविडेंड देने के बाद और जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको डिविडेंड देने के बाद यदि कंपनी को कोई सरप्लस होता है तो उस सरप्लस में से भी इनको हिस्सा दिया जाता है। यानी कि पहले इनको अपने फिक्स रेट से डिविडेंड मिल जाएगा, उसके बाद जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको डिविडेंड दिया जाएगा कंपनी के प्रॉफिट में से, और उसके बाद अगर कोई सरप्लस बचता है तो उस सरप्लस में से जो फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको भी हिस्सा और अलग से दिया जाता है। तो सच प्रेफरेंस शेयर्स आर नोन एज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं उनको हम पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। तो इन शॉर्ट कहें तो ये कह सकते हैं कि पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनको अपने फिक्स रेट से डिविडेंड मिलने के बाद और इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद अगर कंपनी को कोई सरप्लस बचता है तो उस सरप्लस में से इनको जो एडिशनल हिस्सा मिलता है, एडिशनल शेयर्स मिलता है, तो उस कंडीशन में ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है टॉपिक नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। तो ये इसके अपोजिट हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स विच डू नॉट कैरी द राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट रिमेनिंग after equity shareholder have been paid dividend are non-participating preference shares। यानी कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनको कि अपना डिविडेंड मिलने के बाद जो इक्विटी शेयर्स होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड देने के बाद जो सरप्लस में जिनको अपने डिविडेंड मिलने का कोई राइट एडिशनल के लिए नहीं होता है उनको हम नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको कि सरप्लस में कोई राइट नहीं होता है अपने डिविडेंड का पैसा एडिशनल रूप में मिलने के लिए उनको हम नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। तो गाइस नेक्स्ट आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म ऑफ रिडेम्पशन और रीपेमेंट। यानी कि जब हम बात करते हैं रिडेम्पशन और रीपेमेंट के आधार पर तो हम उसको भी दो भाग में बांट सकते हैं। पहला होता है रिडेबल प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरा होता है नॉन रिडेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो पहले हम बात करते हैं रिडेबल प्रेफरेंस शेयर्स की। तो जैसे इसमें आप देख रहे हैं स्क्रीन पे अपने कि सच प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच कैन बी रिडीम्ड एट ए स्पेसिफिक डेट और एट द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक पीरियड। तो जो कि हमें पता होना चाहिए कि नॉन एक्सीडिंग 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू आर नोन एज रिडेबल प्रेफरेंस शेयर्स। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनका की जो पेमेंट है वो अपने स्पेसिफिक डेट यानी कि जिनको हम इशू करते हैं तो इशू करते समय ही उन प्रेफरेंस शेयर्स की जो डेट होती है पेमेंट की वो पहले से ही फिक्स कर दी जाती है जो कि 20 ईयर्स से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। यानी कि जिस डेट को हम इशू कर रहे हैं उसके 20 साल के पीरियड से ज़्यादा के लिए हम उनको पैसा कंपनी अपने पास नहीं रख सकती है। तो ऐसे शेयर होल्डर जो होते हैं उनको रिडेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। यानी कि रिडेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होल्डर होते हैं जिनको कि इशू करते समय ही उनके पेमेंट की डेट फिक्स कर दी जाती है और उनको उनकी जो डेट होती है रिडेम्पशन की रिडेबल की उसी डेट पर उनका पेमेंट किया जाता है। तो उसको हम रिडेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। जनरली जो इनको इशू किया जाता है वो 20 साल के पीरियड के लिए किया जाता है या उससे कम के लिए, उससे ज्यादा के लिए इनको इशू नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा नॉन रिडेबल प्रेफरेंस शेयर। तो नॉन रिडेबल प्रेफरेंस शेयर्स की अगर बात करें तो इसको हम इरिडेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी बोलते हैं। तो इरिडेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज ऑफ विच कैन बी रिटर्न्ड बाय द कंपनी टू द होल्डर्स ऑफ सच शेयर व्हेन द कंपनी इज वाउंड अप। तो ये कह सकते हैं हम कि जो नॉन रिडेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ये वो शेयर्स होल्डर होते हैं जिनका की पेमेंट कंपनी के वाइंडिंग अप के समय ही किया जाता है या कंपनी के समापन के समय ही इनका पेमेंट किया जाता है या कंपनी अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग इनका पेमेंट कर सकती है या जनरली कंपनी के वाइंडिंग अप के समय ही इनका पेमेंट किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिडेबल प्रेफरेंस शेयर है इनका पेमेंट का समय पहले से फिक्स होता है, इनकी जो भी स्पेसिफिक डेट होती है उसको इसका पेमेंट किया जाता है, जबकि जो नॉन रिडेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इनके पेमेंट करने की कोई डेट फिक्स नहीं होती है। ये जनरली कंपनी के वाइंड अप के समय ही, कंपनी के समापन के समय ही इनका पेमेंट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 सच टाइप्स ऑफ शेयर कैन नॉट बी इशू।
लेकिन अगर हम अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, तो जो नॉन रिडेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो अब कंपनी के द्वारा इशू नहीं किए जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि अब 2013 एक्ट सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग कंपनी ऐसे शेयर को इशू नहीं कर सकती है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है गाइस हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ हम कन्वर्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि हमारे पास जो शेयर्स होते हैं इसके अकॉर्डिंग वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, एक होते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो गाइस जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है, कन्वर्टेबल का मतलब जो शेयर आसानी से कन्वर्ट किए जा सके। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि दीज शेयर्स गिव द राइट टू द होल्डर टू गेट देम कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स एट देयर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द टर्म एंड कंडीशन ऑफ देयर इशू, यानी कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनको कि इशू करते समय उनके टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको हम आसानी से इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उनको हम कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। यानी कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिसको कि जरूरत पड़ने पर कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर में सकती है या करती है, तो वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कहलाती है। जबकि इसका अपोजिट हो जाता है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि when a preference share cannot be converted into equity shares, it is called a non-convertible preference shares, यानी कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको कि हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं उनको हम नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अभी तक हमने जो बात करी थी वो हमने टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात करी थी। तो हमने आपको उसमें 4 कंडीशन बताई थी। तो उन चारों कंडीशनों के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया, पहला आपको डिविडेंड के अकॉर्डिंग बताया, पार्टिसिपेटिंग के अकॉर्डिंग बताया, रिडेम्पशन के अकॉर्डिंग बताया और कन्वर्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग बताया। तो वो सारे हमने आपको प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप बताए। अब हम उनके आपको फीचर्स बताते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यानी कि प्रेफरेंस शेयर के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं वो आपको हमने कंसोलिडेटेड रूप में आपकी स्क्रीन पर आपके सामने रखे हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज फिक्स, यानी कि आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको जो डिविडेंड दिया जाता है उसकी जो रेट होती है वो फिक्स होती है, यानी कि उनको फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाता है। सेकेंड हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स एक्सेप्ट इन देयर क्लास मीटिंग एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट एंटाइल्ड टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी में वोट करने का राइट नहीं होता है, लेकिन केवल जो उनके क्लास की मीटिंग्स होती है, यानी कि जहाँ पर बात हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की करते हैं तब उनको इसका राइट होता है। उसके अलावा प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट एंटाइल्ड टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी की जो मैनेजमेंट होता है उसमें पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता है, या ये कह सकते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। थर्ड हम बात करते हैं पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज मेड बिफोर द पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इनका जो डिविडेंड का पेमेंट किया जाता है वो हमेशा इक्विटी डिविडेंड से पहले ही होगा, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होंगे उनको डिविडेंड पहले दिया जाएगा, उसके बाद इक्विटी को डिविडेंड दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है ऑन वाइंडिंग अप रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल इज मेड बिफोर द रीपेमेंट ऑफ इक्विटी कैपिटल। उसी तरीके से अगर कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, कंपनी का समापन होता है, तो उस कंडीशन में पहले प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर का पेमेंट किया जाएगा या पहले प्रेफरेंस कैपिटल का पेमेंट किया जाएगा, उसके बाद ही हम इक्विटी शेयर्स का पेमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम्ड ऑन द ड्यू डेट और रिडेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो रिडेबल ऑन ड्यू डेट, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होंगे उनका पेमेंट उनकी ड्यू डेट पर किया जाता है, यानी कि जिस डेट पे, जैसा कि आपको पहले बताया था कि जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं
अगर वो रिडेबल है तो उनके इशू के समय ही उनकी जो डेट होती है पेमेंट की वो तय कर दी जाती है। तो उनके जो इशू के समय डेट फिक्स होती है उस डेट पर ही उनका पेमेंट करना होगा। अदरवाइज जो रिडेबल होती है हमारी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, यानी कि जब उनकी पीरियड पूरा हो जाता है उसके बाद कंपनी उनका पेमेंट करती है। एरियर्स ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स में बी एक्यूमुलेटेड, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर होते हैं उनका जो एरियर्स होता है वो एक्यूमुलेटेड किया जा सकता है, यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसा कि हमने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में आपको जैसा कि हमने आपको रिडेबल प्रेफरेंस शेयर्स में बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको आगे ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको हम आगे इजीली ले जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रेफरेंस शेयर में भी कन्वर्टेबल। तो जैसा आपको बताया था कि जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से आपको हमने कुछ फीचर्स बताए। जैसा आपको पहला बताया कि भाई जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनका डिविडेंड फिक्स रेट से दिया जाता है, उनको वोटिंग में राइट नहीं होता है, वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, उनको जो डिविडेंड होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले दिया जाता है, इनका जो कैपिटल का पेमेंट होगा वो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले किया जाएगा। ये जो रिडेबल होते हैं उनकी ड्यू डेट पहले से ही फिक्स होती है, यानी कि अपनी डेट पर ही इनको पेमेंट किया जाता है। इनका जो डिविडेंड होता है उसको हम आगे नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि आपको बताया था क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव में। तो अगर वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो उनका जो डिविडेंड का अमाउंट अगर करंट ईयर में नहीं मिलता है तो उसको हम नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर सकते हैं। और प्रेफरेंस शेयर में भी कन्वर्टेबल, प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं इक्विटी शेयर में। तो गाइस ये हमने आपको बताया फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्विटी शेयर्स। जैसा आपको सबसे पहले बताया था काइंड्स ऑफ शेयर में कि हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर, फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर और सेकंड इक्विटी शेयर। तो अभी तक हमने बात करी थी प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स के बारे में। तो गाइस जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि अगर हम कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग इक्विटी शेयर के मीनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा मतलब आता है इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। पहली शर्त क्या है कि यानी कि जो शेयर प्रेफरेंस शेयर नहीं है उनको हम इक्विटी शेयर कहते हैं। It does not enjoy any priority regarding payment of dividend or refund of capital, यानी कि वो शेयर होल्डर जिनको की डिविडेंड में पेमेंट का पहला राइट नहीं है या जिनको की कैपिटल में पेमेंट का पहला राइट नहीं है वो हमारे इक्विटी शेयर्स कहलाते हैं। तो इक्विटी शेयर्स कौन है? एक तो वो जो कि प्रेफरेंस शेयर नहीं है, दूसरा इनको पेमेंट और डिविडेंड और रिफंड ऑफ कैपिटल में प्रायोरिटी नहीं होती है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? इक्विटी शेयर्स कहलाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आते हैं आपके लिए फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स की, यानी कि अभी तक जैसे पहले आपको हमने प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स बताए, अब हम आपको बता रहे हैं फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स के बारे में। तो गाइस जैसा कि इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने आपके लिए कंसोलिडेटेड रूप में लेके आए हैं। तो आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, सबसे पहले हम बात करते हैं द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज नॉट फिक्स्ड, यानी कि जो इक्विटी शेयर्स होते हैं इनके जो डिविडेंड की रेट होती है वो फिक्स नहीं होती है, बल्कि रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं दिया जाता है, बल्कि ये कंपनी के प्रॉफिट पर डिपेंड करते हैं। अगर कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो इनको डिविडेंड भी ज़्यादा दिया जाएगा, और अगर कंपनी को प्रॉफिट कम होता है तो इनको डिविडेंड कम मिलेगा। अगर कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं होता है तो इनको कुछ भी अमाउंट नहीं दिया जाएगा। तो इसका मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड फिक्स रेट से नहीं दिया जाता है, कंपनी के प्रॉफिट पे वो डिपेंड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय वोटिंग राइट एंड एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। दूसरी तरफ जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं इनको कंपनी के वोटिंग राइट होता है, यानी कि कंपनी के यहाँ पर वोटिंग की बात आती है तो वहाँ पे इनको राइट होता है कि ये अपना वोट उसमें कर सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को करने ना करने में ये अपनी राय रख सकते हैं, अपनी इसमें प्रेजेंस को दे सकते हैं। उसके अलावा कंपनी के जो भी मैनेजमेंट होते हैं उनकी जो भी जनरल मीटिंग्स होती हैं उसमें ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स
डिविडेंड इज मेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं इनको जो डिविडेंड दिया जाता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के डिविडेंड देने के बाद दिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड दिया जाएगा वो प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड के पेमेंट करने के बाद में दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा ऑन वाइंडिंग अप रीपेमेंट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज मेड आफ्टर द रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल इन फुल, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होंगे उनका जब पूरा पेमेंट कर दिया जाएगा, उनका जो कैपिटल का अमाउंट का पूरा पेमेंट कर दिया जाएगा, उसके बाद ही इक्विटी शेयर्स कैपिटल का पेमेंट किया जाएगा, उससे पहले उनका पेमेंट नहीं किया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर की जो कैपिटल का जब पूरा पेमेंट कर दिया जाएगा उसके बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर का पेमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है इक्विटी शेयर्स आर नॉट रिडेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, यानी कि जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनका पेमेंट कंपनी के जो रनिंग पीरियड में नहीं होता है बल्कि कंपनी के वाइंडिंग अप के समय ही किया जा सकता है, यानी कि जब तक कंपनी चलेगी जब तक इक्विटी शेयर होल्डर का पेमेंट नहीं किया जाएगा, जब कंपनी बंद होगी उसी समय इनका पेमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है एरियर्स ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैन नॉट एक्यूमुलेटेड टू बी पेड इन द कमिंग ईयर, यानी कि अगर मान लीजिए किसी ईयर में कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है तो उस कंडीशन में फिर जो इक्विटी शेयर होल्डर होंगे उनको कोई डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, यानी कि इनके डिविडेंड को नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफर नहीं किया जाता। जैसे हमने लास्ट बताया था आपको कि जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनका हम नेक्स्ट ईयर में डिविडेंड का पेमेंट प्रॉफिट में से कर सकते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर की कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डर की कंडीशन में अगर करंट ईयर में प्रॉफिट में से डिविडेंड नहीं मिल पाता है इक्विटी शेयर होल्डर को, तब उसके लिए नेक्स्ट ईयर में इनको कोई अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया जाता है या नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में से इनको लास्ट ईयर का कोई डिविडेंड का अमाउंट नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका इक्विटी शेयर इज नॉट कन्वर्टेबल, इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं ये कन्वर्टेबल नहीं होते, यानी कि जो इक्विटी शेयर के लिए इक्विटी शेयर होल्डर में ही रहेंगे, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर में या अदर में ट्रांसफर नहीं होते हैं। जैसा कि आपको पिछले में बताया था कि जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर या कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट आता है इक्विटी शेयर होल्डर आर ओनर ऑफ द कंपनी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना आपको कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उन्हें कंपनी का ओनर यानी कि कंपनी का मालिक कहते हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स के बारे में कि भाई इक्विटी शेयर होल्डर का जो डिविडेंड होता है वो फिक्स रेट से नहीं दिया जाता है बल्कि कंपनी के प्रॉफिट पर डिपेंड करता है। इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग का राइट होता है और कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं डिविडेंड की, तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड दिया जाएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड दिया जाएगा। उसी तरीके से कैपिटल में पेमेंट की बात करें तो पहले प्रेफरेंस शेयर का पूरा पेमेंट कैपिटल का करने के बाद ही इक्विटी शेयर्स की कैपिटल का पेमेंट किया जा सकता है, वो भी कंपनी के समापन पर, वाइंडिंग अप पर। इक्विटी शेयर होल्डर जो होंगे उनका पेमेंट कंपनी के पीरियड में यानी कि रनिंग पीरियड में नहीं होता है बल्कि वाइंडिंग अप पर ही किया जा सकता है। इक्विटी शेयर होल्डर का जो डिविडेंड होगा अगर वो करंट ईयर में नहीं मिल पाता है तो उसको नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर ये कन्वर्टेबल नहीं होते हैं और इक्विटी शेयर होल्डर को हम कंपनी का ओनर कहते हैं। तो गाइस ये हमारा टॉपिक था फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये भी इक्विटी शेयर्स का एक पार्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 कंपनीज एक्ट 2013 अगर हम इसकी बात करते हैं यानी कि कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग स्वेट इक्विटी शेयर को समझें तो हम ये कह सकते हैं कि स्वेट इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स which are issued by a company to its employees or directors at a discount or for consideration other than cash for providing know-how or making available right to use intellectual property rights। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ये कंपनी के द्वारा जो कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं, कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, उनको इशू किए जाते हैं और ये कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर भी इशू कर सकती है। यानी कि जो स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स को कंपनी डिस्काउंट पर भी इशू कर सकती है और ये
अदर देन कैश, यानी कि ये कैश के अलावा जो अदर कंसिडरेशन है उसके रूप में भी ये इशू कर सकती है, यानी कि इनके बदले में कंपनी को कोई कैश के रूप में अमाउंट नहीं मिलेगा, बल्कि ये कंपनी अपनी जो एक तरीके से जो शेयर्स होते हैं वो विदाउट कैश के भी उनको इशू कर सकते हैं। जैसे कंपनी के प्रमोटर्स हैं या कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं या कोई अंडरराइटर्स हैं, उनको भी कंपनी इनको इशू कर सकती है, उनको इनका राइट होता है। तो यानी कि स्वेट इक्विटी शेयर वो शेयर होल्डर होते हैं, वो शेयर्स होते हैं जो कि कंपनी एम्प्लॉयज़, अपने जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो कंपनी की जो भी इंटरनल बॉडीज़ होती हैं, उनको वो इशू कर सकते हैं, और ये डिस्काउंट पे भी इशू किए जा सकते हैं, और अदर देन कैश में भी इसको इशू किया जा सकता है। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इशू ऑफ राइट शेयर। तो ये भी एक हमारे शेयर्स का पार्ट होता है, इशू ऑफ राइट शेयर। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 62 के अकॉर्डिंग अगर समझे तो राइट शेयर के बारे में आपको देखेंगे कि वेयर अ पब्लिक कंपनी प्रपोज टू इंक्रीज इट्स सब्सक्राइब कैपिटल एट एनी टाइम, यानी कि जब कोई पब्लिक कंपनी अपनी सब्सक्राइब कैपिटल को बढ़ाने के पर्पज से, यानी कि अपनी कैपिटल को किसी टाइम में उसको बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, बढ़ाने के लिए वो इनको इशू कर सकती है, देन सच फर्दर शेयर मस्ट बी ऑफर्ड to existing shareholder of the equity shares in the proportion to the capital paid up on these shares at the date of offer। तो हम ये कह सकते हैं कि राइट शेयर की अगर हम बात करें तो कोई भी पब्लिक कंपनी अपनी सब्सक्राइब कैपिटल को बढ़ाने के पर्पज से जो कंपनी के एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको इन शेयर को इशू कर सकती है, और उनको जो भी उस डेट पर, जिस डेट पर ये शेयर इशू किए जाते हैं, उस डेट पर जो इक्विटी शेयर होल्डर की जो पेड अप कैपिटल है उसके रेशियो में इनको इशू किया जा सकता है, यानी कि जिस किसी भी शेयर होल्डर की जो पेड अप कैपिटल कंपनी में होगी उस पेड अप कैपिटल के रेशियो में इन राइट शेयर को इशू किया जा सकता है। Thus a company is under legal obligation to first offer the further issue of share to its existing shareholder, यानी कि कंपनी को जो लीगल प्रोसीजर होता है उसके अकॉर्डिंग अपने जो राइट शेयर होते हैं उन्हें सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही ऑफर करना होता है, या ये कह सकते हैं कि सबसे पहले उनको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ही पूछना होता है, उनको इशू करना होता है और उनको ही ऑफर ये देना होता है। तो उन्हीं को ही हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड इशू ऑफ राइट शेयर। यानी कि इन शॉर्ट कहें तो ये कह सकते हैं कि जब कोई पब्लिक कंपनी अपनी सब्सक्राइब कैपिटल को बढ़ाने के पर्पज से अपने जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनको अपने शेयर्स को ऑफर करती है या उनको इशू करती है, और उनको उनकी पेड अप कैपिटल के रेशो में उनको वो इशू करती है, तो उसको हम इशू ऑफ राइट शेयर कहते हैं। अब गाइज इसकी हम अगर कैलकुलेशन की बात करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ राइट शेयर की बात करते हैं, तो उसके लिए इसका फॉर्मूला हो जाता है वैल्यू ऑफ राइट का मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, जिसको शॉर्ट में एमपीएस बोलते हैं, माइनस एवरेज प्राइस ऑफ शेयर, जिसको शॉर्ट में हम एपीएस बोलते हैं। तो वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला हो गया मार्केट प्राइस ऑफ शेयर माइनस एवरेज प्राइस ऑफ शेयर। यहाँ पर एवरेज प्राइस ऑफ शेयर का भी एक फॉर्मूला हो जाता है मार्केट प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर प्लस इशू प्राइस ऑफ प्रोपोर्शनेट राइट शेयर, यानी कि जो मार्केट प्राइस है हमारे एग्जिस्टिंग शेयर का वो, और जो हमने प्रोपोर्शनेट राइट शेयर इशू करे हैं उनका जो इशू प्राइस है वो, इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं और इसमें डिवाइड कर देते हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं हमारे, यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर के पास जो अपने शेयर्स हैं वो, प्लस राइट शेयर जो उनको राइट शेयर इशू किए गए हैं, तो वो। तो इसका मतलब एक तरीके से ये एवरेज प्राइस ऑफ शेयर हमारा निकल के आता है। सो गाइस आज की इस वीडियो में हमने सीखा, आपको बताया हमने मीनिंग ऑफ शेयर्स के बारे में, काइंड्स ऑफ शेयर्स के बारे में और फीचर्स ऑफ शेयर्स के बारे में। तो हमने यहाँ पे जाना कि भाई शेयर्स क्या हैं, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं यहाँ पर द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ equal denomination and each units carries a fixed amount is called face value or nominal value. These units are known as share. तो हम यह कह सकते हैं कि कैपिटल को जो छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है
जो इक्वल डेनोमिनेशन में उसको बांटा जाता है। तो वो जो प्रत्येक यूनिट होती है उसकी अपनी एक वैल्यू होती है जिसको कि हम फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कहते हैं, और उसी को ही हम उस यूनिट्स को ही हम शेयर कहते हैं। दूसरा हमने जाना काइंड्स ऑफ शेयर्स के बारे में। तो उसमें आपको बताया हमने यहाँ पर कि भाई शेयर्स जो होते हैं वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर और एक इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स को बताया कि इनके पास राइट होता है कि इनको जो डिविडेंड होगा वो इक्विटी शेयर के कंपेयर में पहले मिलेगा, और कंपनी के वाइंडिंग अप के समय, कंपनी के क्लोजिंग के समय जो पेमेंट होता है कैपिटल का, तो पहले उसमें प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट किया जाएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर को। यानी कि जो इक्विटी शेयर्स होती हैं वो कंपनी के एक तरीके से ओनर होती हैं जो कंपनी को अपना कैपिटल के रूप में पैसा देकर कंपनी को चलाती हैं, और सारे पेमेंट करने के बाद, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड देने के बाद जो भी अमाउंट बचता है वो सारा का सारा अमाउंट हमारा किसका हो जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर का, यानी कि इक्विटी शेयर्स को वो पैसा प्रॉफिट के रूप में मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था काइंड्स ऑफ शेयर्स में, तो उसमें आपको 2 टाइप के बताए, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर। और प्रेफरेंस शेयर्स में भी हमने आपको अलग अलग क्लासिफिकेशन किया कि भाई प्रेफरेंस शेयर्स में भी हमारे पास जो शेयर्स हो सकते हैं वो रिडेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, इरिडेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, कन्वर्टेबल हो सकते हैं, नॉट कन्वर्टेबल हो सकते हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, नॉट पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं। और इनके अलावा आपको हमने बताया कि जो हमारे पास एक स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं और इशू ऑफ राइट शेयर्स होते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में बताया आपको हमने कि भाई जो कंपनी के जो शेयर्स जो इशू किए जाते हैं तो वो कंपनी की जो इंटरनल बॉडीज़ होती हैं, जैसे कंपनी के एम्प्लॉयज़, स्टाफ, या जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं या जो कंपनी के इंटरनल बॉडीज़ के रूप में जो वर्क कर रहे हैं, उनको शेयर ये विदाउट कंसिडरेशन या डिस्काउंट पर भी इनको हम इशू कर सकते हैं। दूसरा आपको बताया हमने राइट शेयर के बारे में कि जो राइट शेयर्स होते हैं वो हमारे जनरली किसको इशू किए जाते हैं, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर होते हैं, यानी कि जो कंपनी के विद्यमान शेयर्स हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं कंपनी को, उनको वो इशू किए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने फिर आपको ये सारा टॉपिक हमने बताया कि भाई शेयर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके फीचर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स बताए हमने, इक्विटी शेयर के फीचर्स के बारे में बताया आपको हमने, और स्वेट इक्विटी शेयर और राइट शेयर। तो गाइस जो सारी वीडियो हमने आपको बताई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको हमने कंसोलिडेटेड रूप में समझाई है। तो अगर अब भी आपको किसी टॉपिक के कंसर्न में कोई आपको प्रॉब्लम या कोई क्वेरी आपकी रह जाती है तो प्लीज़ हमें आप कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि हम आपकी उस क्वेरीज को आसानी से सॉर्ट आउट कर सकें। तो गाइज आज का जो हमारा वीडियो है, टॉपिक है, सेशन है, वो है हमारा टर्म्स ऑफ इश्यूड ऑफ शेयर के बारे में। यानी कि हम जो इस वीडियो में बात करेंगे वो बात करेंगे टर्म्स ऑफ इश्यूड ऑफ शेयर के बारे में। यानी कि कोई भी कंपनी जो अपनी कैपिटल को कलेक्ट करती है थ्रू ऑफ शेयर ऑफ इशू, यानी कि इश्यूड ऑफ शेयर के थ्रू, तो वो अपनी जो कैपिटल को कलेक्ट करने के लिए जो वो शेयर को इशू करती है तो वो कितनी तरीके से कर सकती है, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम आपको बताएं कि टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी प्राइजेस यानी कि मूल्य के आधार पर जो अपने शेयर्स होती है उनको 3 टाइप से इशू कर सकती है। यानी कि एक कंपनी जनरली अपने शेयर्स को प्राइस के बेसिस पर 3 टाइप से इशू कर सकती है, जिसमें सबसे पहले आता है इशूड एट पार, सेकंड आता है इशूड एट प्रीमियम, एंड थर्ड आता है इशूड एट डिस्काउंट। तो यानी कि एक कंपनी अपने शेयर्स को 3 टाइप से इशू कर सकती है, जिसमें फर्स्ट है इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम एंड इशूड एट डिस्काउंट। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग एक कंपनी को अपने शेयर को अलाउ करने के लिए केवल 2 ही टाइप्स दिए गए हैं, जिसमें पहला है इशूड एट पार एंड सेकंड है इशूड एट प्रीमियम। यानी कि अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग एक कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ पर कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 54 में एक क्लॉज दिया गया है जिसमें कि यह कहा गया है कि अगर कोई कंपनी अपनी कंपनी के स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करती है तब वो उनको डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। तो गाइस हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर एक कंपनी
जनरली अपने शेयर्स को इशू करती है तो वो 3 टाइप से कर सकती है, इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट। लेकिन अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो अपनी एक कंपनी अपने शेयर्स को इशू कर सकती है वो 2 टाइप से कर सकती है, इशूड एट पार एंड इशूड एट प्रीमियम। जबकि कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग एक कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, लेकिन अगर वो अपने स्वेट इक्विटी शेयर को इशू करती है तभी वो इनको डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए बड़ा ही सिंपल वे में जो सारी प्रोसेस है उसको एक जगह पर कंसोलिडेटेड रूप में आपके लिए तैयार किया है, स्लाइड्स के रूप में तैयार किया है, ताकि आप उनको इजी वे में समझ सकें और अपने पास नोट डाउन कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए तैयार किया है कि एक कंपनी किस टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने शेयर्स को इशू कर सकती है और वो पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पर किस टर्म्स कंडीशन को पूरा करने के बाद इसको इशू कर सकती है। तो गाइस आइए समझते हैं हम टर्म्स ऑफ इशूड ऑफ शेयर के बारे में। हेलो गाइस, जैसे आपका हमारा टॉपिक है हमारा टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर, तो आज हम बात करेंगे टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, शेयर कैन बी इशूड, यानी कि जो हम शेयर एक कंपनी अपने इशू कर सकती है वो 3 टाइप से कर सकती है। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं एट पार, सेकंड एट प्रीमियम और थर्ड एट डिस्काउंट। यानी कि एक कंपनी अपने जो शेयर्स को है वो 3 टाइप से इशू कर सकती है, एट पार पर, एट प्रीमियम पर और एट डिस्काउंट पर। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं इशूड ऑफ शेयर एट पार की। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं इशूड ऑफ शेयर एट पार, तो इसमें आपको सबसे पहले इसकी मीनिंग की बात करें अगर, तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन शेयर आर इशूड एट देयर नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू दे आर सेड टू बी इशूड एट पार। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को उसकी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू पर ही इशूड करती है तो उसको हम इशूड एट पार कहते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन शेयर ऑफ ₹10 ईच फेस वैल्यू आर इशूड एट ₹10 ओनली, दीज आर सेड टू बी इशूड एट पार, दैट इज फेस वैल्यू। यानी कि हम यहाँ समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज़ की है और कंपनी ने उसको 10 रुपीज़ में ही इशूड कर दिया है, तो इसका मतलब जब फेस वैल्यू और इशूड प्राइस दोनों सेम होते हैं तो वो इशूड एट पार की कंडीशन कहलाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को नॉमिनल या फेस वैल्यू पर ही इशूड करती है तो वो इशूड एट पार की कंडीशन कहलाती है। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसको हम IPO भी बोलते हैं। तो शेयर कैन बी इशूड बाय मेकिंग एन ऑफर और इनवाइटिंग द पब्लिक इन जनरल फॉर द फर्स्ट टाइम टू सब्सक्राइब शेयर इज नोन एज इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि IPO। तो हम ये कह सकते हैं कि जनरली कोई भी जो न्यू कंपनी होती है जब वो फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को पब्लिक के लिए इशू करती है या पब्लिक को इनवाइट करती है शेयर परचेज करने के लिए, तो उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को हम इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि IPO के नाम से जानते हैं। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इशूड ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो इसमें हम इसके मीनिंग समझते हैं कि व्हेन शेयर आर इशूड एट एन अमाउंट मोर देन द नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ शेयर दे आर इशूड टू बी इशूड एट प्रीमियम। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को उसकी नॉमिनल या फेस वैल्यू से ज़्यादा पर इशू करती है तब उस कंडीशन को हम इशूड एट प्रीमियम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन शेयर ऑफ ₹100 face value are issued at ₹110, it is said that the share have been issued at premium being ₹10। तो गाइज हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक शेयर कंपनी का 100 रुपये का है जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपये की है और कंपनी ने उसको जो इशूड किया है वो 110 यानी कि 110 रुपीज़ का किया है। तो इसका मतलब 100 रुपये के शेयर को 110 रुपये में अगर इशूड किया जाता है तो वो इशूड एट प्रीमियम की कंडीशन कहलाती है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो प्रीमियम का अमाउंट है वो हमारा 10 रुपीज़ का हुआ और गाइस प्रीमियम इज कैपिटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, यानी कि जो प्रीमियम का अमाउंट होता है वो कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट के रूप में रखा जाता है या कैपिटल प्रॉफिट के रूप में उसको यूज़ किया जाता है।
तो इशूड ऑफ शेयर एट प्रीमियम हम समझ सकते हैं कि जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पर इशूड करती है तो उसको हम इशूड एट प्रीमियम कहते हैं, और जो ये प्रीमियम का अमाउंट होता है वो कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट होता है। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 52 सबसेक्शन 1, यानी कि कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग हम यहाँ देख सकते हैं कि रिक्वायर्स दैट द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज इज टू बी क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो अमाउंट कंपनी को प्रीमियम के रूप में रिसीव होता है उस अमाउंट को कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के रूप में क्रेडिट करती है, और इसको हम इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और इसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के नाम से एंट्री करते हैं, रिकॉर्ड में रखते हैं, अकाउंट मेंटेन करते हैं। प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट, यानी कि अगर हम इसकी प्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अमाउंट को हम बैलेंस शीट में कहाँ प्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए देखें यहाँ पर कि प्रीमियम रिसीव बीइंग अ कैपिटल रिसीव इज क्रेडिटेड रिसीव इज टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यानी कि जो प्रीमियम का रिसीव अमाउंट होता है वो कंपनी के लिए कैपिटल रिसीव होती है, जो कि कंपनी क्रेडिट करती है किसमें, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में, एंड इज शोन इन द इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाले पार्ट में शो की जाती है, और अंडर द मेन हेड, किस मेन हेड के अंदर, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर, और इसका सब हेड होता है रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से शो किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को शो करने की बात करें तो वो बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाले पार्ट में आती है, उसके मेन हेड शेयर होल्डर फंड के अंदर, और सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से इसकी एंट्री की जाती है। तो गाइस अब इसकी हम बात करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, यानी कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट होता है उसको कंपनी किस तरीके से यूटिलाइज कर सकती है, कहाँ कहाँ पर उसका यूज कर सकती है। तो आप देखें यहाँ पर कि व्हेन शेयर आर इशूड एट ए प्रीमियम द प्रीमियम अमाउंट इज क्रेडिटेड टू ए सेपरेट अकाउंट कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि व्हेन शेयर आर इशूड एट प्रीमियम, यानी कि जब कंपनी के शेयर को हम इशूड करते हैं किस पर, प्रीमियम पर, तो द प्रीमियम अमाउंट इज क्रेडिटेड टू, तो जो प्रीमियम का अमाउंट होता है वो क्रेडिट किया जाता है किसमें, एक सेपरेट अकाउंट में, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यानी कि जो प्रीमियम का रिसीव अमाउंट होता है वो कंपनी एक सेपरेट अकाउंट में रखती है, जिसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको हम यूटिलाइज कैसे कैसे कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग एक कंपनी अपने जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट होता है उसको निम्न कंडीशन में जो फॉलोइंग पर्पस हैं इनके लिए वो यूज़ कर सकती है, जिसमें सबसे पहले आता है आपका इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर टू द मेंबर्स और शेयर होल्डर्स, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का अमाउंट का जो यूज़ है वो कंपनी अपने जो बोनस शेयर होते हैं उनको फुल्ली पेड अप करने के लिए या बोनस शेयर को इशू करने के लिए कर सकती है। सेकंड हम बात करें तो राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, यानी कि जो कंपनी के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। थर्ड हम देखें राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इशू ऑफ सिक्योरिटीज और डिवेंचर ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के जो शेयर हम इशूड करते हैं या डिवेंचर इशूड करते हैं और अगर वो डिस्काउंट पर करते हैं या उसके लिए कोई कमीशन पे किया जाता है तो उसके कंसर्न में जो एक्सपेंसेस होता है उस एक्सपेंसेस को भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के अमाउंट से राइट ऑफ कर सकते हैं। फोर्थ देखते हैं हम यहाँ पर प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन द रिडेम्पशन ऑफ एनी रिडेबल प्रेफरेंस शेयर और ऑफ एनी डिवेंचर ऑफ द कंपनी,
यानी कि हम यहाँ समझ सकते हैं कि अगर कोई कंपनी अपने जो शेयर्स हैं उनका रिडेम्पशन करती है किस पर, प्रीमियम पर, या डिवेंचर का जो पेमेंट करती है वो किस पे करती है, प्रीमियम पे करती है, तब उस कंडीशन में जो प्रीमियम का अमाउंट होता है उस अमाउंट को पेमेंट करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से अमाउंट को ले सकते हैं। यानी कि जब कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स को का रिडेम्पशन प्रीमियम पे करे या डिवेंचर्स का पेमेंट प्रीमियम पे करती है, तो उस कंडीशन में जो रिडेम्पशन ऑन प्रीमियम का अमाउंट होता है उस अमाउंट का पेमेंट करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इन परचेजिंग इट्स ओन शेयर्स बाई बैक एज पर सेक्शन 68, यानी कि अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट के सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग अगर कोई कंपनी मार्केट से अपने ही शेयर्स को परचेज करती है या ओन शेयर्स को परचेज करती है और अगर वो डिस्काउंट पे भी करती है तो उस कंडीशन में भी इस अमाउंट का यूज़ किया जा सकता है। तो गाइज ये हमने पढ़ा कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग कि एक कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अमाउंट का यूज़ कहाँ पर कर सकती है। तो नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारा इशूड ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। तो गाइस जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, व्हेन शेयर आर इशूड एट लेस देन देयर फेस वैल्यू दे आर सेड टू बी इशूड एट डिस्काउंट। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को उसकी फेस वैल्यू से कम वैल्यू पर इशू करती है तो उसको हम इशूड एट डिस्काउंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए शेयर विद फेस वैल्यू ऑफ ₹10 issued at ₹8, it is said to be have been issued at a discount of ₹2। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मान लीजिए एक कंपनी की जो फेस वैल्यू है शेयर की वो ₹10 की है और हमने उसको ₹8 का इशू किया है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस ₹2 का आता है वो यहाँ डिस्काउंट कहलाएगा। यानी कि जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को उसकी फेस वैल्यू से कम वैल्यू पर इशू करती है तो वो कंडीशन इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट की कहलाती है। तो गाइस डिस्काउंट ऑन इशूड ऑफ शेयर इज ए कैपिटल लॉस टू द कंपनी। तो यहाँ ध्यान रखते हैं कि जो डिस्काउंट ऑन इशूड ऑफ शेयर होता है वो कंपनी के लिए कैपिटल लॉस होता है। कंपनी को इस लॉस को कैपिटल लॉस के नाम से अपने यहाँ पर रखती है। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोविजन ऑन इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक कंपनी को अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू करने का एक प्रतिबंध होता है, या ये कह सकते हैं कि एक कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। यानी कि हम कंपनी एक्ट 2013 के 56 सेक्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो एक कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कंपनीज आर प्रोवाइडेड फ्रॉम इशूइंग शेयर्स एट ए डिस्काउंट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स एंड आल्सो प्रोवाइड्स दैट वेयर ए कंपनी contravenes the provisions that it issue share at discount except the sweat equity shares of this section, the company and every officer of the company in default shall be punishable। तो हम गाइस यहाँ समझ सकते हैं कि किसी भी कंपनी को ये राइट नहीं है कि वे अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करे, एक्सेप्ट लेकिन किसको छोड़कर, स्वेट इक्विटी शेयर को छोड़कर। यानी कि अगर कोई कंपनी अपने स्वेट इक्विटी शेयर को इशू करती है तो वो डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, और स्वेट इक्विटी शेयर्स के अलावा अगर वो अपने अदर शेयर्स को इशू करती है तो वो डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है। अगर कोई कंपनी ऐसा करती है तो उस कंपनी के जो मेंबर्स हैं या कंपनी के जो ओनर या कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं या कंपनी के जो भी ऑथराइज पर्सन होते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, उनको पनिशेबल यानी कि उनको पनिश किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 कंपनी एक्ट 2013 तो गाइज यहाँ पे अगर हम समझें तो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग अलाउस इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट व्हेन दे आर इशूड एज स्वेट इक्विटी शेयर। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि एक कंपनी अगर वो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 54 के क्लॉज को पूरा करती है या कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग
एक कंपनी जो कि अपने स्वेट इक्विटी शेयर को इशू करती है तो वो कंपनी उनको डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। तो यहाँ पर ये जो आपको दिया गया है क्लॉज वो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग दिया गया है, जिसमें कि ये बताया गया है कि एक कंपनी जो कि स्वेट इक्विटी शेयर को इशू करे तो वो डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। अदरवाइज एक कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर के अलावा अदर कोई भी शेयर को इशू करती है तो वो उनको डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट का ही अकॉर्डिंग टू सेक्शन 79 ऑफ कंपनी एक्ट 1956। यानी कि अगर हम कंपनी एक्ट 1956 के सेक्शन 79 की बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अ कंपनी इज परमिटेड टू इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि कंपनी एक्ट 1956 के सेक्शन 79 के अकॉर्डिंग अगर कोई कंपनी ये दिए गए 5 कंडीशंस जो हैं 5 कंडीशंस हैं अगर इनको सेटिस्फाइड करती है तो वो कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। तो गाइज आइए समझते हैं कि वे कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर द शेयर्स आर ऑफ ए क्लास विच हैज़ ऑलरेडी बीन इशूड। यानी कि जो शेयर्स ऑफ ए क्लास विच हैज़ ऑलरेडी बीन इशूड का मतलब कि वो शेयर जो ऑलरेडी एक बार इशू हो चुके हैं, यानी कि जब उनको दोबारा री इशूड करते हैं तब हम उनको डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। यानी कि कोई न्यू कंपनी अपने नए शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है। अगर कोई शेयर जो ऑलरेडी इशूड हो चुके हैं यानी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं अगर उनको दोबारा इशू किया जाता है या री इशू किया जाता है तब हम उनको डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। Second, the issue of share at a discount is authorized by an ordinary resolution passed by the company as its general meeting and sanctioned by the central government। तो ये कह सकते हैं यहाँ पर कि एक कंपनी अगर अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करना चाहती है तो उसके लिए उसको एक पहले ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन को पास कराना होगा, किसमें? कंपनी की जनरल मीटिंग में। यानी कि कंपनी की जनरल मीटिंग में पहले कंपनी को अपनी जनरल मीटिंग में एक रिजोल्यूशन को पास कराना होगा और उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको सैंक्शन कराना होगा, तभी वो अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं द रेट ऑफ डिस्काउंट मस्ट नॉट एक्सीड 10% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। यानी कि जनरल अगर हम बात करें कि कोई भी कंपनी अगर अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू करती है तो उसको वो 10% से ज़्यादा का डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है या वो डिस्काउंट 10% से ज़्यादा शेयर होल्डर को नहीं दे सकती है। इट इज़ मोर देन 10%, अगर वो 10% से ज़्यादा होता है तो इट इज़ कंपलसरी टू गेट परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर वो कंपनी उन शेयर को 10% से ज़्यादा पे डिस्काउंट पे इशू करना चाहती है तो उसके लिए पहले उसको एक स्पेशल परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी होगी। अगर उसको परमिशन मिलती है तभी वो उसको मोर देन 10% पे इशू कर सकती है। अदरवाइज जो मैक्सिमम लिमिट होती है डिस्काउंट की, रेट ऑफ डिस्काउंट की, वो 10% होती है, उससे ज़्यादा पे वो इशू नहीं कर सकती है। Fourth condition, at least 1 year must have elapsed since the company was entitled to commence the business। यानी कि यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर कोई बिजनेस जो कि 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए चलते हुए उसको हो जाए या उसका जो रनिंग पीरियड है वो 1 ईयर से ज़्यादा का हो तभी वो कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। तो यहाँ ये कह सकते हैं हम कि अगर कोई न्यू कंपनी है तो वो अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है। अगर वो 1 ईयर ओल्ड कंपनी है या उसके ऑलरेडी शेयर इशू हो चुके हैं, उसके एग्जिस्टिंग शेयर को वो इशू करती है, तभी वो उसको डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। तो नेक्स्ट है आपका 5, द शेयर्स आर इशूड विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग सैंक्शन फॉर द सेम फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ ये गैस ध्यान देने की बात है कि एक बार जब सारी जो टर्म्स कंडीशंस हैं, सारी कंडीशंस को अगर पूरा कर लिया जाता है तो उसके 2 मंथ के अंदर अंदर उन शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर देना चाहिए। अगर उनको 2 मंथ के अंदर हम इशू नहीं कर पाते हैं तो फिर हमारे को वो एक तरीके से जो प्रोसेस है वो हमारी इनकम्प्लीट हो जाती है और हमें दोबारा से वो प्रोसेस शुरू करनी होती है, जिसके लिए फिर हमें दोबारा से सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन कंपनी को लेनी होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट से कंपनी को उसको दोबारा से सैंक्शन कराना होता है।
तो गाइस ये हमने आपको 5 कंडीशन बताई कंपनी एक्ट 1956 के सेक्शन 79 के अकॉर्डिंग कि इसके अकॉर्डिंग अगर इन पांचों कंडीशनों को फुलफिल किया जाता है तो कोई कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए जो बताया टर्म्स ऑफ इशूड ऑफ शेयर, उसमें आपको हमने 3 टाइप बताए, इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम और इशूड एट। सो गाइज आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा था टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर के बारे में, जिसमें हमने जाना कि एक कंपनी जनरली अपने शेयर्स को 3 टाइप से इशू कर सकती है, जिसमें फर्स्ट आता है इशूड एट पार, सेकंड इशूड एट प्रीमियम एंड थर्ड इशूड एट डिस्काउंट। तो गाइज जहां तक हम बात करते हैं इशूड एट पार की, तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन शेयर आर इशूड एट देयर फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू इट इज कॉल्ड इशूड एट पार। यानी कि जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को उसी की फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू पर इशू करती है तो उसे हम इशूड एट पार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक शेयर की फेस वैल्यू मान लीजिए 10 रुपीज़ है और उसको हमने 10 रुपीज़ का इशू कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह इशूड एट पार कहलाएगा। सेकंड का इस बात आती है हमारी इशूड एट प्रीमियम की, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि व्हेन शेयर आर इशूड more than its face value और nominal value it is called issued at premium। यानी कि जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पर इशूड करती है तो उसे हम इशूड एट प्रीमियम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक शेयर 10 रुपये का है और हमने वो 12 रुपये का इशू किया है, तो इसका मतलब 2 रुपये जो एक्सेस हुआ वो हमारा अमाउंट किसका हुआ, प्रीमियम का हुआ। उसी तरीके से थर्ड आता है इशूड एट डिस्काउंट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि व्हेन शेयर आर इशूड लेस देन इट्स फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू इट इज कॉल्ड इशूड एट डिस्काउंट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स को उसकी फेस वैल्यू से कम वैल्यू पर इशूड करती है तो वो इशूड एट डिस्काउंट कहलाएगा। जैसे मान लीजिए एक कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और वो उसको 8 रुपीज़ में इशूड करती है, तो यहाँ पर इशूड एट डिस्काउंट हो जाएगा 8 रुपये का और डिस्काउंट का अमाउंट हो जाएगा 2 रुपीज़ का। तो गाइस ये बात करी हमने इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट की। इसमें हमने आज की वीडियो में बताया था कि भाई एक पार पे इशू करने के लिए क्या कंडीशंस हो सकती हैं, प्रीमियम पे करने के लिए क्या है। प्रीमियम पे आपको बताया कि भाई जो मैक्सिमम लिमिट होती है रेट ऑफ प्रीमियम वो हमारी कोई फिक्स नहीं है, यानी कि कंपनी चाहे तो अपने शेयर्स को 100% तक वो प्रीमियम पर इशू कर सकती है। जैसे मान लीजिए एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है तो अगर कंपनी चाहे तो 20 रुपीज़ तक भी उसको इशू कर सकती है। थर्ड आपको बताया हमने डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट में यहाँ ध्यान रखते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग एक कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है, जबकि सेक्शन 54 अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 को हमें एक क्लॉज दिया गया है जिसमें कहा गया है कि एक कंपनी अपने शेयर्स को स्वेट इक्विटी शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। जबकि मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट जो है वो हमारा 10% दिया गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1956 के अकॉर्डिंग। कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट 10% दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि एक कंपनी अपने शेयर्स को अगर डिस्काउंट पे इशू करती है तो उसके लिए कुछ टर्म्स कंडीशन है जो हमने आपको स्लाइड में बताई थी कि उनको पूरा करना होता है। जैसे कि कंपनी को अपनी जनरल मीटिंग में अपनी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जनरल मीटिंग होती है उसमें पास कराना होता है प्रपोजल कि हम शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। पास कराने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से उसकी परमिशन लेनी होती है, परमिशन के 2 मंथ के अंदर अंदर उनको इशू करना होता है। मैक्सिमम जो रेट ऑफ डिस्काउंट है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और एक बार अगर डिस्काउंट का जो पीरियड ऑफर होता है अगर वो निकल जाता है तो फिर ये प्रोसेस कंपनी को दोबारा से करना पड़ता है इशू ऑफ डिस्काउंट को शेयर को करने के लिए। तो गाइज आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको अपने पास नोट डाउन कर लें ताकि वो आपके पास सिक्योर्ड रहे और आपके जरूरत पड़ने पर आप उसको आसानी से पढ़कर समझ सकें और अपने यूज में ले सकें। वीडियो में जो आपके लिए टॉपिक लेके आए हम वो है हमारा शेयर कैपिटल, यानी कि मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल और काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो गाइस हमारा जो ये सेशन चल रहा है, जो सीरीज चल रही है वो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के कंसर्न में चल रही है, जिसमें कि हमने आपके लिए जो वीडियोस बनाई थी, आपको मीनिंग ऑफ कंपनी बनाई थी हमने, नेक्स्ट काइंड्स ऑफ कंपनी बनाई थी हमने,
फिर आपके लिए हमने मीनिंग ऑफ शेयर बनाए थे, काइंड्स ऑफ शेयर बनाया था, और अब हम आपके लिए लेके आए हैं मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल और काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो गाइज आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल एंड काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल की। तो गाइज जब हम शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि शेयर कैपिटल मीन्स द अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी एज ए कैपिटल थ्रू सेल और इश्यूड ऑफ शेयर बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब किसी कंपनी के द्वारा अपनी कैपिटल का पैसा किसी शेयर को, चाहे वो इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो, उनको इशू करके रिसीव होता है, तो जो अमाउंट शेयर को इशू करके कंपनी को रिसीव होता है उसी को ही हम शेयर कैपिटल कहते हैं। तो गाइज हम ये कह सकते हैं कि जब किसी कंपनी के द्वारा अपनी कंपनी के शेयर्स को पब्लिक को इशू किया जाता है और उसके बदले में पब्लिक से जो पैसा कंपनी को कैपिटल के रूप में रिसीव होता है उसी ही हम शेयर कैपिटल कहते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम आपके लिए मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल के साथ में काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल को भी लेकर आए हैं, जिसके लिए हमने आपके लिए जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो एक कंसोलिडेटेड रूप में स्लाइड्स के थ्रू तैयार की है, जो कि वो आपके सामने है। गाइस साथ में ही हम आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहते हैं कि हम जो भी वीडियोस बनाते हैं तो हम आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन है हम आपके लिए कंसोलिडेटेड रूप में आपके लिए बहुत ही सिंपल वे में तैयार कर रहे हैं। तो गाइस आप उनको और अच्छे से समझने के लिए आप उनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। आप वीडियो में देखकर जो स्लाइड्स में इंफॉर्मेशन है उसको आप अपने नोट्स के रूप में अपनी कॉपी पर या अपने पास कलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप उसको जब इजीली रूप से पढ़ें तो आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आ सकते हैं और आपके लिए वो हेल्पफुल हो सकते हैं। तो गाइस आइए समझते हैं हम मीनिंग ऑफ शेयर एंड काइंड्स ऑफ शेयर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। तो आज हम पढ़ेंगे कि कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसके बारे में। तो गाइस जैसे आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि शेयर कैपिटल मींस द अमाउंट दैट अ कंपनी रिसीव टुवर्ड्स शेयर कैपिटल फ्रॉम इशू ऑफ शेयर बोथ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो गाइस हम यह समझ सकते हैं कि जब कोई कंपनी की कैपिटल उसके इशू ऑफ शेयर यानी कि शेयर को इशू करके रिसीव होती है, जो कि इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर के रूप में हो सकती है, तो उसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं। यानी कि जब किसी कंपनी की कैपिटल का पैसा इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर को इशू करके रिसीव होता है तो उस कैपिटल के अमाउंट को हम शेयर कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट जैसे कि आप देख रहे हैं कि एवरी कंपनी शुड हैव कैपिटल इन ऑर्डर टू फाइनेंस इट्स एक्टिविटीज। यानी कि प्रत्येक कंपनी को अपने व्यापारिक कार्यों के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। द कंपनी रेज दिस कैपिटल बाय इशू ऑफ शेयर। कंपनी अंशों के निर्गमन द्वारा यह पूंजी प्राप्त करती है। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट स्टेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल with which the company of desired to be registered and the number of share into which it is to be divided। तो गाइस कंपनी के पार्षद सीमा नियम के पूंजी जो हमें वाक्य डिटेल दी होती है में कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल यानी कि अधिकृत पूंजी है तथा उसकी जो एक निश्चित मूल्य में अंशों के जो हम डिवाइड करते हैं उसको विभाजन करते हैं उसकी डिटेल या उसका उल्लेख करना जरूरी होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसके अंतर्गत कंपनी की सारी डिटेल को लिखा जाता है, जिसमें कि हम कंपनी के जो नेम है, कंपनी का एड्रेस है, कंपनी के डायरेक्टर हैं या जो कंपनी की डिटेल है, कंपनी का क्या वर्क है, कंपनी की कितनी मैक्सिमम कैपिटल है, तो ये सारी डिटेल जो होती हैं ये हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंतर्गत रखनी होती हैं, जो कि रजिस्टर्ड कंपनी के कराते समय सारी डिटेल को देना जरूरी होता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है, जिसको हम ऑथराइज कैपिटल भी कहते हैं, उसकी डिटेल इसमें देनी जरूरी होती है और उसमें जो हमारी टोटल मैक्सिमम कैपिटल है वो और उसका जो डिवाइडेशन है शेयर्स का, यानी कि कुल नंबर ऑफ यूनिट शेयर्स के कितने हैं और एक शेयर कितना है, उसकी सारी डिटेल हमें उसके अंतर्गत देनी होती है। तो गाइस नेक्स्ट हम देखते हैं
कि टोटल कंपनी ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। तो गाइस हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जब किसी कंपनी की जो कैपिटल होती है टोटल, वो शेयर को इशू करके रिसीव होती है, तो उसी को ही हम शेयर कैपिटल कहते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को इशू करती है और पब्लिक के द्वारा वो शेयर्स को लिया जाता है और उनके बदले में जो अमाउंट कंपनी को दिया जाता है, तो जो अमाउंट कंपनी पब्लिक से रिसीव करती है शेयर को इशू करने के बदले में, उसी अमाउंट को हम शेयर कैपिटल कहते हैं। तो गाइस यहाँ हम कह सकते हैं हैंस द money received by a company through sale or issue of shares are called share capital। तो यहाँ कह सकते हैं हम कि जो अमाउंट कंपनी को रिसीव होता है, ये किस चीज को करके, सेल यानी कि शेयर्स को सेल या इशू करके, यानी कि जब कोई कंपनी अपनी कंपनी के जो शेयर होते हैं उनको सेल या इशू करती है, किसको, पब्लिक को, और उसके बदले में उन्हें जो अमाउंट रिसीव होता है उस अमाउंट को ही हम शेयर कैपिटल कहते हैं। तो गाइस आपको क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी के बारे में। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं सिंपल वे में कि जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को इशू करती है, चाहे वो इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो, और उन दोनों शेयर के रूप में वो अपनी कैपिटल को इशू कर सकती है, किसको, पब्लिक को। यानी कि जब कोई कंपनी अपने इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर को पब्लिक को इशू करती है और उसके बदले में जो कंपनी को अमाउंट मिलता है, उस अमाउंट से जो कैपिटल रिसीव होती है उसी को ही हम शेयर कैपिटल कहते हैं। तो गाइस ये हमारा टॉपिक था शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि है काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक हमारा है काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर हम जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो गाइस हम यहाँ ये कह सकते हैं कि कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग जो शेयर कैपिटल है उसको 2 टाइप्स में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट है इक्विटी शेयर कैपिटल और सेकंड है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो गाइस इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर के काइंड्स के बारे में हमने आपको पहले की वीडियो में डिटेल में बताया था। अब हम यहाँ उसकी शेयर कैपिटल के बारे में बता रहे हैं। तो गाइस यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल इज वन विच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो गाइस हम ये कह सकते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल डज नॉट कीप एनी प्रेफरेंशियल राइट्स टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो गाइस हम ये कह सकते हैं कि जो इक्विटी शेयर्स कैपिटल है ये हमारी वो कैपिटल होती है जिसको कि ना तो जो डिविडेंड होता है उसमें पेमेंट में प्रायोरिटी होती है और ना ही कंपनी के वाइंडिंग अप के समय जो कैपिटल का पेमेंट होता है उसमें इनको कोई प्रायोरिटी होती है। तो गाइस नेक्स्ट आता है हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इसके बारे में जैसे आपको दिखा कि प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल मींस द पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल विच कैरीज प्रेफरेंशियल राइट्स with respect to the payment of dividend and repayment of capital। तो गाइज हम यहाँ ये कह सकते हैं कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से आशय उस कैपिटल से होता है जिसको कि जो कि डिविडेंड के पेमेंट में जिसको प्रायोरिटी होती है और जिसको कैपिटल के रीपेमेंट के समय भी प्रायोरिटी होती है। तो गाइस नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। तो गाइस अभी हमने जो पढ़ा था वो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग पढ़ा था, जिसमें हमने आपको 2 टाइप्स के शेयर कैपिटल बताए थे, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। लेकिन अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखें, यानी कि जो हमारी बैलेंस शीट होती है, फाइनल अकाउंट होता है, उसमें जो हमें अपनी कैपिटल को शो करना होता है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो उसमें हमारे पास जो टाइप्स होती हैं कैपिटल की वो आपकी स्क्रीन पे जैसे आप देख रहे हैं 8 टाइप्स होती हैं। तो गाइज हम पढ़ते हैं, हम शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी कैन बी डिवाइडेड इनटू
द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो यहाँ पे हम आपके सामने इनके जो नाम है वो आप देख सकते हैं कि जो हमारी कैपिटल होती है उसको 8 टाइप्स में हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका ऑथराइज कैपिटल, सेकंड आता है इशूड कैपिटल, थर्ड आता है अनइशूड कैपिटल, फोर्थ आता है आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और नेक्स्ट है आपका फिफ्थ कॉल्ड अप कैपिटल, सिक्स अनकॉल्ड अप कैपिटल, 7 पेड अप कैपिटल और 8 रिजर्व कैपिटल। तो गाइस यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारी जो कैपिटल होती है उसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम समझें तो हमें उनको इन 8 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड करना होता है, जिसके बारे में हम आपको डिटेल में स्लाइड्स के थ्रू हमने इनको आगे आपके लिए वीडियोस की तैयार की है। तो आइए अब समझते हैं हम शेयर कैपिटल को अलग अलग डिवाइड के रूप में। सो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑथराइज कैपिटल, जिसको कि हम अधिकृत पूंजी भी बोलते हैं। तो गाइस जैसे कि आपकी स्क्रीन पर है, ऑथराइज कैपिटल इज द टोटल कैपिटल दैट द कंपनी कैन रेज एंड मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो गाइज हम यह कह सकते हैं कि ऑथराइज कैपिटल का आशय उस कैपिटल से होता है जो कि कंपनी की टोटल कैपिटल के रूप में अपने पास कंपनी रखती है और जिसे कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करना जरूरी होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो हम इसे यहाँ पर नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी भी कहते हैं। तो गाइज यहाँ पर नॉमिनल कैपिटल का मतलब है कि क्योंकि ये कंपनी के द्वारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रिटन फॉर्म में दी जाती है, यानी कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये अंकित होती है, इसलिए हम इसे अंकित पूंजी या नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। और साथ ही रजिस्टर्ड कैपिटल, क्योंकि ये कंपनी के रजिस्ट्रेशन के समय ही कंपनी के जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें रजिस्टर्ड कैपिटल के रूप में लिखी जाती है, इसलिए इसे हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। तो गाइस दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल फॉर विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू शेयर ड्यूरिंग द इट्स लाइफ टाइम। तो गाइस हम ये कह सकते हैं कि कंपनी की जो मैक्सिमम कैपिटल होती है, जिसको हम ऑथराइज कैपिटल कहते हैं, ये वो कैपिटल होती है जो कंपनी के द्वारा अपने पूरे लाइफ टाइम के पीरियड में इससे ज़्यादा की कैपिटल कंपनी के द्वारा इशू नहीं की जा सकती है। यानी कि हम इन शॉर्ट में कहें तो ये कह सकते हैं कि ऑथराइज कैपिटल कंपनी की वो कैपिटल होती है जो कि कंपनी के अपने होल लाइफ टाइम के पीरियड में इस अमाउंट से ज़्यादा की कैपिटल को कंपनी के द्वारा इशू नहीं किया जा सकता है, वो कंपनी की ऑथराइज कैपिटल होती है। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इशूड कैपिटल। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल विच इज एक्चुअली ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। यानी कि इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट होता है जो कंपनी अपनी कैपिटल का पैसा कलेक्ट करने के पर्पज से पब्लिक में इशू करती है। देयरफॉर द इशूड कैपिटल मे बी इक्वल टू और लेस देन द ऑथराइज कैपिटल। तो गाइज यहाँ हम ध्यान रख सकते हैं कि जो इशूड कैपिटल होती है वो ऑथराइज कैपिटल से या तो कम होगी या बराबर होगी, किसी भी कंडीशन में इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकती है। Issued capital means such capital as the company issues from time to time for subscription। यानी कि इशूड कैपिटल कंपनी की वो कैपिटल होती है जो कंपनी के टाइम टू टाइम यानी कि कंपनी के समय के अनुसार यानी कि कंपनी के रिक्वायरमेंट के अनुसार वो पब्लिक में इशू करती है फॉर सब्सक्रिप्शन यानी कि अमाउंट कलेक्ट करने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि इशूड कैपिटल का मतलब उस कैपिटल से होता है जो कंपनी की ऑथराइज कैपिटल का एक पार्ट होती है, जो कि ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकती है, जो कि कंपनी के द्वारा अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार टाइम टू टाइम पब्लिक में इशू की जाती है। तो गाइस नेक्स्ट आता है हमारा अनइशूड कैपिटल। तो हम इसे कह सकते हैं द पोर्शन ऑफ द ऑथराइज कैपिटल विच इज नॉट इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड अनइशूड कैपिटल। तो गाइस हम यहाँ ये कह सकते हैं कि हमारी ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो कि कंपनी के द्वारा अभी सब्सक्रिप्शन के लिए इशू नहीं किया गया है उसे हम अनइशूड कैपिटल कहते हैं। यानी कि ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक में इशू किया गया है फॉर सब्सक्रिप्शन के पर्पज से उसे तो हम इशूड कैपिटल कहेंगे,
और ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जिसे कि अभी सब्सक्रिप्शन के पर्पस से पब्लिक में इशू नहीं किया गया है, जो कि अभी कंपनी के अपने पास ही है, उन्हें हम अनइश्यूड कैपिटल कहते हैं। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज दैट पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल फॉर विच पब्लिक सेंड्स इट्स एप्लीकेशन टू द कंपनी। तो गाइस हम ये कह सकते हैं कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब कि इशूड कैपिटल का वो भाग जिसे पब्लिक के द्वारा एप्लीकेशन के रूप में प्राप्त किया जाता है, उसे सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच द कंपनी हैज़ इशूड फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड कैपिटल का वो पार्ट होती है जो कि कंपनी के द्वारा चाहे कैश के लिए या अदर देन कैश यानी कि फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए इशू किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड कैपिटल का वो पार्ट होता है जो कि कंपनी कैश को कलेक्ट करने के लिए या अपने किसी पेमेंट को करने के लिए या किसी असेट्स को परचेज करने के लिए जो शेयर इशूड करती है, उसे हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 86 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, तो हम इसके अकॉर्डिंग यानी कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 86 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ दिया गया है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल मीन्स सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स ऑफ ए कंपनी। तो गाइस हम यहाँ ये कह सकते हैं कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब उस पार्ट से होता है कैपिटल के जो कि मेंबर्स ऑफ कंपनी यानी कि जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा कंपनी को कैपिटल के रूप में शेयर के रूप में जो एप्लीकेशन रिसीव होती हैं उसे हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। यानी कि पब्लिक के द्वारा जो कंपनी से शेयर्स की मांग की जाती है उसे हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। यानी कि इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी पब्लिक को इशू करती है उसे सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज क्लासिफाइड और शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द फॉलोइंग 2 हेड्स। तो अभी हमने आपको सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मीनिंग बताया था, अब हम आपको सब्सक्राइब्ड कैपिटल के टाइप्स बताते हैं। यानी कि हम बैलेंस शीट में जब इसको हम शो करेंगे एंट्री करेंगे तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल को इन 2 टाइप्स में हम समझ सकते हैं या 2 हेड के अकॉर्डिंग हम उनको लिख सकते हैं। तो गाइस पहला आता है हमारा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप और सेकंड है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो गाइज हम पहले बात करते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की। तो गाइज इसका कॉन्सेप्ट ये है कि व्हेन फुल नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ ए शेयर इज कॉल्ड बाय द कंपनी एंड एंटायर अमाउंट इज पेड बाय द शेयर होल्डर्स इट इज सेड टू बी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। तो गाइज हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब जो हमारी कंपनी के द्वारा जो शेयर का पैसा पब्लिक से मांगा जाता है, तो यानी कि जितनी कैपिटल का कॉल कंपनी के द्वारा किया जाता है पब्लिक से, अगर वो सारा का सारा पैसा शेयर होल्डर के द्वारा पे कर दिया जाता है तब उस कंडीशन को हम सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल कहते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर कंपनी ने 10 लाख रुपए की कैपिटल सब्सक्राइब्ड के रूप में पब्लिक से मांगी और पब्लिक के द्वारा 10 लाख रुपए का ही पेमेंट कंपनी को कर दिया गया तो उसे हम सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल कहते हैं। तो गाइस सेकंड आता है हमारा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो गाइस जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि व्हेन ए कंपनी हैज कॉल्ड अप फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ इट्स शेयर बट द शेयर होल्डर हैव नॉट पेड फुल वैल्यू ऑफ द शेयर और व्हेन द कंपनी हैज नॉट कॉल्ड अप the full nominal value of the share it is called subscribed but not fully paid up। तो गाइज यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जब कंपनी के द्वारा जिस कैपिटल को कॉल किया जाता है या जिस अमाउंट को पब्लिक से कॉल किया जाता है और उस अमाउंट की पूरी राशि पब्लिक के द्वारा नहीं दी जाती है, यानी कि शेयर होल्डर के द्वारा वो पूरा अमाउंट कंपनी को नहीं पे किया जाता है, तो उस कंडीशन में जो अमाउंट पे होने से रह जाता है जिसको हम कॉल्स इन एरियर कहते हैं,
तो उस कंडीशन में हमारी जो सिचुएशन होगी वो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप की होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब कंपनी ने मान लीजिए 10 लाख रुपए की डिमांड करी और उसमें से कुछ शेयर होल्डर ने कोई अमाउंट अपनी किसी ड्यू डेट पर किसी कॉल का नहीं दिया, तो जितना अमाउंट हमें कम रिसीव होगा वो कॉल्स इन एरियर होगा, तो उस अमाउंट को हम सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप के अंतर्गत शो करेंगे या हम उसके अंतर्गत दिखाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना कॉल किया जब वो पूरा पैसा आ गया तो उसे तो हम सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल कहेंगे, और जब जितना कंपनी के द्वारा कॉल किया अगर उसमें से कुछ अमाउंट पब्लिक के द्वारा नहीं मिला तो उसे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कहेंगे। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कॉल्ड अप कैपिटल और अनकॉल्ड अप कैपिटल। तो गाइज अभी हमने सब्सक्राइब कैपिटल के जो 2 पार्ट बताए थे हम उसको इस रूप में भी समझ सकते हैं। तो जैसा आपके सामने है कॉल्ड अप कैपिटल, द पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच द शेयर होल्डर आर कॉल्ड अपॉन टू पे इज टर्म एज कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो गाइज हम ये कह सकते हैं नॉर्मली कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल का जो सारा पैसा होता है अगर वो शेयर होल्डर के द्वारा कंपनी से मांगा जाता है तो उसे हम कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। द कंपनी यूजुअली डज नॉट रिक्वायर्ड ए शेयर होल्डर टू पे इन वन लॉट। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि कंपनी के द्वारा जनरली जो अपना सारा पैसा होता है कैपिटल का वो एक साथ शेयर होल्डर से नहीं मांगा जाता है, बल्कि द फुल वैल्यू ऑफ शेयर्स ही हैज सब्सक्राइब्ड फॉर ही इज़ जनरली रिक्वायर्ड टू पे इट बाई इंस्टॉलमेंट। बल्कि वो जो पैसा होता है वो कंपनी के द्वारा इंस्टॉलमेंट के रूप में मांगा जाता है, जिसे हम एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल के रूप में जानते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी के द्वारा अपने पब्लिक यानी कि शेयर होल्डर से मांगा जाता है, और वो चाहे लमसम पेमेंट में हो या वो फिर इंस्टॉलमेंट के रूप में हो, तो उसे हम कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट आता है गाइस हमारा अनकॉल्ड अप कैपिटल। तो द बैलेंस ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज़ नॉट बीन कॉल्ड अप इज नोन एज अनकॉल्ड अप कैपिटल। यानी कि हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कि कंपनी के द्वारा अभी पब्लिक से नहीं मांगा गया है उसे हम अनकॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। तो कॉल्ड अप कैपिटल का कॉन्सेप्ट हो गया कि सब्सक्रिप्शन कैपिटल का वो पार्ट, वो पोर्शन जो कि कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर से मांगा जाता है, चाहे वो लमसम में हो या इंस्टॉलमेंट के रूप में हो, उसे हम कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। और अनकॉल्ड अप कैपिटल का मतलब हो गया वो कैपिटल जो अभी कंपनी के द्वारा नहीं मांगी गई है। सो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पेड अप कैपिटल। तो आप जैसे देख सकते हैं द अमाउंट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज़ बीन एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर इज कॉल्ड एज पेड अप कैपिटल। तो गाइस हम यहाँ ये कह सकते हैं कि कॉल्ड अप कैपिटल का वो भाग जो एक्चुअल में शेयर होल्डर के द्वारा दे दिया जाता है, यानी कि जिसको पेड अप कर दिया जाता है, उसे हम पेड अप कैपिटल कहते हैं। यानी कि वो अमाउंट जो कि शेयर होल्डर के द्वारा पब्लिक को पे कर दिया जाता है, यानी कि कॉल्ड अप कैपिटल का अमाउंट जब शेयर होल्डर के द्वारा कंपनी को पे कर दिया जाता है तो उसे हम पेड अप कैपिटल कहते हैं। अब अगर इसमें कोई अमाउंट ऐसा हो, कॉल्ड अप अमाउंट का कोई अमाउंट अगर शेयर होल्डर द्वारा पेमेंट करने से रह जाता है तो उसे हम कॉल्स इन एरियर कहते हैं, जैसा कि अभी हमने पहले पढ़ा था आपको, जिसमें लिखा था सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो उसी तरीके से हमारा पेड अप अमाउंट का मतलब है कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक के द्वारा शेयर होल्डर को दे दिया जाता है, उसे हम पेड अप कैपिटल कहते हैं। अगर सारा अमाउंट दे दिया जाता है तो कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल दोनों एक ही हो जाते हैं, और अगर कोई अमाउंट रह जाता है तो कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल का जो डिफरेंस होता है उसे हम कॉल्स इन एरियर के नाम से जानते हैं। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रिजर्व कैपिटल। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं अ कंपनी में बाय ए स्पेशल रिसोल्यूशन डिटरमाइंड दैट ए पोर्शन ऑफ इट्स अनकॉल्ड कैपिटल शैल नॉट बीन कॉल्ड अप एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप अ कंपनी। तो हम ये कह सकते हैं कि एक कंपनी के द्वारा एक स्पेशल रेसोल्यूशन बनाया जाता है या
रखा जाता है, जिसके अंतर्गत वो हमारी जो कैपिटल होती है, जिसको हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट जो अभी कॉल्ड अप कैपिटल के रूप में नहीं मांगा जाता, यानी कि जिसको हम अनकॉल्ड कैपिटल कहते हैं, वो कंपनी के वाइंडिंग अप के समय ही उस कैपिटल का यूज़ किया जा सकता है। इन सच ए केस दैट पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल बिकम्स रिजर्व कैपिटल, यानी कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो भाग जो अभी पब्लिक से नहीं मांगा गया है, जो भाग कंपनी के पास एज ए रिजर्व के रूप में सिक्योर्ड रखा है, उसे हम रिजर्व कैपिटल कहते हैं। इट इज़ अवेलेबल ओनली फॉर द क्रेडिटर्स ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस कैपिटल यानी कि इस रिजर्व कैपिटल के अमाउंट का यूज़ केवल कंपनी के वाइंडिंग अप के समय जो कंपनी के क्रेडिटर्स होती हैं, जो कंपनी के जो एक तरीके से जो कंपनी के लिए जो लेनदार होते हैं, उनका पेमेंट करने के लिए ही कंपनी इस पैसे का यूज़ कर सकती है। तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि रिजर्व कैपिटल का मतलब उस कैपिटल से होता है जो कि कंपनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल के उस पार्ट को जो कि पब्लिक को इशू नहीं करती है, पब्लिक को नहीं देती है, जो कि एक रिजर्व के रूप में अपने पास रखती है, और इस अमाउंट का यूज़ वो अपने पूरे होल लाइफ टाइम में नहीं कर सकती है। गाइस, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि रिजर्व कैपिटल का यूज़ कंपनी अपने होल लाइफ में नहीं करती है, उसे हम रिजर्व कैपिटल कहते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया था मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में और काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में। तो जैसे कि आपको बताया हमने मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल में यहाँ पर कि शेयर कैपिटल मीन्स द अमाउंट दैट ए कंपनी रिसीव टुवार्ड्स शेयर कैपिटल फ्रॉम इश्यूड ऑफ शेयर, बोथ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब किसी कंपनी के द्वारा अपनी जो शेयर कैपिटल का अमाउंट है वो रिसीव किया जाता है, किसके थ्रू? इशू ऑफ शेयर के थ्रू, जो कि चाहे वो इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब कोई कंपनी अपनी कैपिटल का अमाउंट इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर को इशू करके रिसीव करती है तो उसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं। इसके अलावा आपको बताया हमने काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में। तो काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में आपको बताया हमने कि काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल में हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू कंपनी 2013 के अकॉर्डिंग देखें तो हम पे 2 टाइप्स की शेयर कैपिटल होती हैं, एक इक्विटी शेयर कैपिटल और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में आपको बताया कि ये वो शेयर कैपिटल होती हैं जिनको कि डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है, यानी कि इनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर के डिविडेंड के पेमेंट के बाद डिविडेंड मिलता है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कैपिटल का पेमेंट करने के बाद कंपनी के वाइंडिंग अप के समय ही इनकी कैपिटल का पेमेंट किया जा सकता है। जबकि इक्विटी शेयर कैपिटल के अलावा सेकंड थी आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये वो कैपिटल होती है जो कि प्रेफरेंशियल राइट रखती है किसमें? डिविडेंड में और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में। यानी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब उस कैपिटल से होता है कि जो कि एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिलने के बाद उसको जो डिविडेंड का पेमेंट है वो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले किया जाएगा और इसकी कैपिटल का पेमेंट भी इक्विटी शेयर होल्डर से पहले होता है कंपनी के वाइंडिंग अप के समय। इसके अलावा आपको बताया हमने कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमने काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल बताई हमने, तो वो आपको डिफरेंट टाइप्स की बताई। जैसे कि आपको बताया हमने ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, अनइशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल। तो ये वो कैपिटल थी जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपनी शेयर कैपिटल को अलग अलग भाग में इसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। क्योंकि जो हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं कंपनी की, उसके अंदर जो हमें कैपिटल को शो करना होता है वो हमें इसी फॉर्मेट में करना होता है, जिसमें सबसे पहले हमारी ऑथराइज कैपिटल आती है। ये वो कैपिटल होती है जिसको हम रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। ये कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है और ये वो कैपिटल होती है जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखी जाती है। और इस कैपिटल से ज़्यादा की कैपिटल कंपनी अपने पूरे होल लाइफ में, अपने लाइफ टाइम के पीरियड में इशू नहीं कर सकती है। नेक्स्ट आती है हमारी इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट होती है जो कंपनी के द्वारा सब्सक्रिप्शन के लिए पब्लिक में इशू की जाती है। नेक्स्ट आती है अनइशूड कैपिटल। ये वो कैपिटल होती है इशूड कैपिटल के अलावा जो कंपनी के पास कैपिटल बचती है जो कि अभी इशू नहीं हुई होती है, उसे हम अनइशूड कैपिटल कहते हैं।
नेक्स्ट आती है आपकी सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि कंपनी कंसिडरेशन के लिए यानी कि अमाउंट को रिसीव करने के लिए जो कि पब्लिक में इशू करती है, और वो फॉर कैश और अदर देन कैश के रूप में भी इसको कर सकती है। नेक्स्ट आती है हमारी कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि कंपनी सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट जो कि कंपनी को कैश के रूप में कलेक्ट करने के लिए पब्लिक को इशू किया जाता है, वो कॉल्ड अप होती है। यानी कि सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी पब्लिक से कॉल कर रही है यानी कि मांग रही है। अनकॉल्ड अप कैपिटल वो होती है जो कि अभी कॉल्ड अप कैपिटल के अलावा जो सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट जो अभी पब्लिक के द्वारा कॉल नहीं किया गया है, जिसको अभी हमने कॉल्ड अप कैपिटल के रूप में नहीं रिसीव किया है, उसको हम अभी अनकॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। यानी कि कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक से कॉल किया गया है उसे कॉल्ड अप कैपिटल कहेंगे, और सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट जो अभी पब्लिक से कॉल नहीं किया गया है उसको हम अनकॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं, जो कंपनी के पास सुरक्षित रखी होती है। नेक्स्ट आता है हमारा पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का कॉन्सेप्ट होता है हमारा कि ये वो कैपिटल होती है जो कि शेयर होल्डर के द्वारा कंपनी को पेमेंट की जा चुकी होती है। यानी कि ये कह सकते हैं कि कॉल्ड अप कैपिटल के रूप में जो पैसा कंपनी पब्लिक से मांगती है उसके आगे जो पैसा कंपनी को पब्लिक से मिल जाता है या पब्लिक ने कंपनी को पे कर दिया होता, पेमेंट कर दिया होता, पेड कर दिया होता है, उसी को हम पेड अप कैपिटल कहते हैं। लास्ट में आती है आपकी रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल का कॉन्सेप्ट होता है आपका कि ये वो कैपिटल होती है जो कंपनी अपने होल लाइफ में इशू नहीं करती है, कंपनी अपने के पास एज ए रिजर्व के रूप में इसको बचा के रखती है। ये वो अमाउंट होता है जो कंपनी अपने वाइंडिंग अप के समय ही इसका प्रयोग कर सकती है, कंपनी अपने होल लाइफ में इस अमाउंट का यूज़ नहीं कर सकती है। वाइंडिंग अप के समय ही इस अमाउंट का यूज़ कंपनी कर सकती है, वो भी जो कंपनी के कौन होते हैं, जो डेट कैपिटल या जो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं उनका पेमेंट करने के लिए इनका यूज कंपनी कर सकती है, या इस अमाउंट को वो वाइंडिंग अप के समय क्रेडिटर्स का पेमेंट करने के लिए यूज में ले सकती है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए सारे जो टॉपिक तैयार करे बहुत ही सिंपल वे में तैयार करे। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट प्रॉब्लम नहीं आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर लिख के दें ताकि हम आपके लिए उसको सॉर्ट आउट कर सकें। और गाइस ये जो हमारा सीक्वेंस चल रहा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, इसको आप सीक्वेंस में ज़रूर देखें, और जो भी इसके नोट करने की चीज़ें हैं, जो भी हमने आपके लिए स्लाइड्स के रूप में चीज़ें बनाई हैं, उनको आप अपने पास नोट डाउन जरूर करके रखें ताकि आपको वो इजीली याद रहे, समझ में आ सके और उनको आप अपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन के यूज में भी ले सकें। साथ ही अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा इश्यूड ऑफ शेयर कैपिटल, टर्म्स ऑफ इश्यूड ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में। तो जैसा कि आपको हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारी सारी वीडियो सीक्वेंस में चल रही हैं, तो आप भी इनको सीक्वेंस में देखते रहें, नोट डाउन करते रहें। सबसे पहले हमने आपको मीनिंग ऑफ कंपनी के बारे में बताया, काइंड्स ऑफ कंपनी बताया, फिर मीनिंग ऑफ शेयर बताया, काइंड्स ऑफ शेयर बताया। आज की वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल बताया और काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे इश्यूड ऑफ शेयर, जिसमें हम आपको इश्यूड ऑफ शेयर के जो टर्म्स होंगे उसके बारे में और उसकी जो जनरल एंट्री होंगी कंसर्न उसके बारे में बताएंगे। तो तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।